नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित एग्ज़ाम यूपी पैट की सीरीज़ चला रहे हैं। इस सीरीज़ में अब तक हमारी 3 वीडियो पहले आ चुकी हैं। आज यह चौथी वीडियो हमारी यूपी पैट पर आधारित है। यूपी पैट की इस सीरीज़ में हम सामान्य ज्ञान पर आधारित इतिहास के तीनों भाग, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, इसके अलावा भूगोल, राजनीति शास्त्र, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल, इन सभी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना है उनको कवर कर रहे हैं। यूपी पैट के अलावा यह सीरीज हमारी यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम, यूपी लेखपाल, लोअर पीसीएस, बीडीओ, जूनियर असिस्टेंट, इस प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न हमारे इतिहास के आधुनिक भारत से संबंधित है। दक्कन के किसान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दक्कन के किसान विद्रोह का नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। आज के समय में हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, उसी को आधार पर रखते हुए यह प्रश्न दिया गया है जो हमारे इतिहास में किसान विद्रोह हुआ था, महत्वपूर्ण दक्कन किसान विद्रोह, उससे संबंधित सभी जानकारी आपको इस प्रश्न में दी जाएगी। दक्कन का विद्रोह महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में मुख्य रूप से फैला था। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से वासुदेव बलवंत फड़के ने किया और इनका सहयोग जस्टिस एम.जी. रनाडे ने भी दिया था। अगर ऑप्शन में वासुदेव बलवंत फड़के नहीं दिया हो तो एम.जी. रनाडे ज़रूर दिया होगा। तो याद रखिएगा, एम.जी. रनाडे भी दक्कन के किसान विद्रोह से संबंधित हैं। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ाए गए भूमि कर एवं साहूकारों व अनाजों के व्यापारियों द्वारा किसान के दमन के विरोध को हुआ था, यानी कि इन लोगों का विरोध किया गया था। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 भी पारित हुआ था। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ था? 1879 में पारित हुआ था और दक्कन के विद्रोह के फलस्वरूप यह पारित हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न सामान्य हिंदी से लिया गया है। किस समास का प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेकों बार यह समास पूछा गया है परीक्षाओं में। तो याद रखिएगा, यह द्विगु समास कहलाता है जिनका प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है। तो जैसे कि कुछ शब्द हैं, जैसे त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला, चतुर्दशी, पंचदीप, सप्तऋषि, नवग्रह आदि, इस प्रकार के जो शब्द हैं वे संख्यावाचक हैं। सभी में कोई संख्या शुरू में दी हुई है, जैसे चतुर्दशी में 4, पंचदीप में 5, सप्तऋषि में 7, नवग्रह में 9। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके आगे संख्यावाचक शब्द भी लगा है, उसके बावजूद वे द्विगु समास नहीं कहलाते, जैसे कि चतुर्भुज, त्रिलोचन और दशानन। ये 3 शब्द ज़्यादातर ऐसे हैं। यह शब्द बहुव्रीहि समास में आते हैं क्योंकि इस समास में 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं, अर्थात तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं कि जैसे चतुर्भुज जो है 4 भुजाओं वाला, यानी कि 4 और भुजाओं वाला। अब यह तीसरा अर्थ, इसको हम विष्णु भगवान के रूप में लेते हैं कि चतुर्भुज जो है विष्णु भगवान को कहा जाता है। इस वजह से यह ऐसा शब्द हो गया है जो तीसरे शब्द का बोध कराता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। त्रिलोचन में भी 3 लोचन हैं जिसके, यानी 3 और लोचन, और इससे मिलकर बनता है भगवान शंकर, यानी कि जिनके 3 नेत्र हैं, शंकर जी को कहा जाता है त्रिलोचन। तो उसी प्रकार दशानन रावण के लिए कहा गया है, 10 सिर वाला। तो प्रमुखतः ये जो शब्द हैं ये बहुव्रीहि समास में है। अब जैसे कि पहले त्रिभुज बताया गया था, 3 भुजाओं वाला, बस इसके अलावा इसका कोई और तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। त्रिभुज को 3 भुजाओं वाला ही त्रिभुज कहा जाता है। तो आशा है आपको यह दोनों समास समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? यानी कि उद्गम कहाँ से होता है गोदावरी नदी का? तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। कई जगह त्र्यंबकम भी दिया होता है, तो त्र्यंबकम या त्र्यंबकेश्वर दिया हो, यह पहाड़ी पश्चिमी घाट पर है जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है।
पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यानी कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली कौन सी है? गंगा। और इसके अलावा दक्षिण भारत यानी नीचे का जो दक्षिण भारत है उसकी यह सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी पर एनीकट बांध बना हुआ है। प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सभी बातें आप गोदावरी नदी के विषय में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मध्यकालीन इतिहास पर आधारित है। 714 ईस्वी में राजौर का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो 714 में राजौर का जो युद्ध है यह सिंधु क्षेत्र में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य। अरब के शासक अल हिजाज द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को सेनापति बनाकर भारत पर आक्रमण के लिए भेजा गया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। सिंध क्षेत्र के राजा दाहिर एवं मोहम्मद बिन कासिम के मध्य राजौर अथवा ब्राह्मणवाद का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद कासिम की विजय हो जाती है और सर्वप्रथम वह अपने क्षेत्र में जजिया कर और भूमि कर भी लागू करता है। तो सर्वप्रथम जो जजिया कर है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही भारत में लगाया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर पर आधारित है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे? तो ये कुछ पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की, 5 पीढ़ियाँ हैं जिनके बारे में प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वे निर्वात अथवा वैक्यूम पर आधारित थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से 1956 तक रहा और निर्वात पर आधारित था। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर 1956 से 1964 तक रहा जो कि ट्रांजिस्टर पर आधारित है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से 1973 तक रहा और यह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी पर आधारित थे। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं 1973 से 1982 तक रहे और माइक्रो प्रोसेसर तकनीक पर आधारित थे। पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं 1982 से लेकर अब तक प्रयोग में लाए जा रहे हैं जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित हैं। अगला प्रश्न इतिहास के प्राचीन भारत पर आधारित है। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पल्लव वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वह सिंह विष्णु को माना जाता है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु का कार्यकाल 575 से 600 ईस्वी तक रहा था। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। तो यह याद रखिएगा, कई और एग्जाम में पहले भी पूछा गया है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, तो कांची याद रखिएगा। एवं पल्लव वंश के शासक भगवान विष्णु के उपासक थे, इसलिए उनके ध्वज में गरुड़ का चिन्ह था। पीसीएस में यह प्रश्न भी पूछा गया है कि पल्लव वंश के शासकों का जो ध्वज चिन्ह था वह क्या था? तो याद रखिएगा, गरुड़ का चिन्ह बना हुआ है ध्वज पर। इसके अलावा किरातार्जुनीय के रचयिता संस्कृत के महाकवि भैरवी सिंह विष्णु के दरबार में ही थे। तो महाकवि हैं भारवी संस्कृत के जो सिंह विष्णु के दरबार में थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न राजनीति शास्त्र पर आधारित है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित 36 सदस्यों की थी, जिसमें राजकुमारी अमृता कौर प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री थी। जबकि प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई, प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम, प्रथम कानून मंत्री वी.आर. अम्बेडकर और प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनके विषय में याद रखिएगा कि कौन से प्रथम मंत्री रहे हैं स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बता दिए जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश पर आधारित है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सैयद सालार मेला जो है बहराइच में आयोजित होता है और कुछ और भी मेले हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। उससे पहले यह देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 186 मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। तो उत्तर प्रदेश में 2000 से अधिक मेले लगते हैं, परंतु सर्वाधिक किसी ज़िले में सर्वाधिक जो 186 मेले हैं वे केवल मथुरा में आयोजित होते हैं। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी मेला गोरखपुर में,
नक्कटैया मेला वाराणसी में, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में, कैलाश मेला आगरा में, पशु मेला आगरा के बटेश्वर में, देवा माता मेला बाराबंकी ज़िले में लगता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मेले थे, इनके विषय में याद कर लीजिए। और इसके अलावा हमारी यूपी स्पेशल से संबंधित सीरीज भी चल रही है, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को 10 से 12 वीडियो में कवर किया है, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और एक बात और भी बता दूं वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साइंस पर आधारित है। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल को किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को लेकर। वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने का काम करती है ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में। ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल में तापमान बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, वाष्प और ओजोन, यह सभी ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित नहीं है। 3 ये गैसें दी होती हैं, एक कोई अलग गैस दी होती है। तो इस प्रकार आपको सही आंसर लगा देना है। तो सभी के 6 प्रमुख 6 गैसें हैं, ये ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश और ग्राम समाज और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा एक राजस्व संहिता अधिनियम में के प्रस्ताव को संशोधित किया है, यानी कि इस प्रस्ताव के अंतर्गत जो तहसीलदार हैं उनको पावर बढ़ा दी गई है उनकी। तो इसी पर आधारित यह प्रश्न है, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता अधिनियम के अंतर्गत तहसीलदारों के अधिकारों में किस प्रकार की बढ़ोतरी की गई है? तो सरकारी ज़मीन से कब्जे हटवाने का जो अधिकार है, यह तहसीलदारों को दे दिया गया है, यानी कि इस प्रकार का कोई भी मामला है उसमें तहसीलदार हस्तक्षेप कर सकते हैं और अब अधिकार लागू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 11 दिसंबर 2020 को तहसीलदारों को सहायक कलेक्टर के अधिकार देने के लिए राजस्व विभाग के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत तहसीलदारों को ग्राम समाज की ज़मीन अथवा संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में कार्यवाही का अधिकार दिया गया है। पहले ये अधिकार सहायक कलेक्टर या कलेक्टर के पास ही थे, परंतु अब इन अधिकारों की वजह से तहसीलदार किसी भी ग्राम समाज में जो ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं, संपत्ति पर कब्जे हो जाते हैं, उन पर कार्यवाही कर सकती है। उनमें अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है तहसीलदारों के। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे सामान्य ज्ञान पर आधारित, जो हमने इस वीडियो में कवर किए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।